नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्रिया शरीर पेपर 1 के मॉडर्न के 25 मेरे हिसाब से प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस जो हैं जिनके की ज़्यादा चांसेस है आपके पेपर में आने के, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने एनसीआईएसएम की ब्लूप्रिंट और मैंने नोट्स इन दोनों के बेसिस पे बनाए हैं। इसके पहले ऑलरेडी क्रिया शरीर पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई बटन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे सर्च कर लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। एक बात बता दूँ, मैंने एल ए क्यू एस ए क्यू का सेग्रीगेशन नहीं किया है, क्योंकि अब तक जो इस साल पेपर्स आ रहे हैं उनमें मैंने एक चीज़ देखी है कि एस ए क्यू वाला क्वेश्चन एल ए क्यू के लिए पूछ रहे हैं और एल ए क्यू का क्वेश्चन एस ए क्यू के लिए पूछ रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है, इसीलिए एज अ होल ही हम देखेंगे। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एस ए क्यू आया तो शॉर्ट में उस तरह से लिखना है, एल ए क्यू आया तो उस तरह से लिखना है, थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है, अंत तक देखिए, आपको इस वीडियो से बेनिफिट ही होगा। तो पहला है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, फिर है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद इसमें लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ में आपको सारी वॉल्यूम सारी कैपेसिटीज़ करने हैं उसके फॉर्मूले के साथ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, इसका आपको जो चार्ट होता है ना, उसका जो ऐसा कुछ तो भी चार्ट होता है, आप देख लीजिएगा आपकी बुक में, वो चार्ट आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद सेरेबेलम के क्या फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है ना। उसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सिक्स्थ, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड डायग्राम्स, ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद प्रोसेस ऑफ डिग्लूटिशन एंड डिफिकेशन। डिग्लूटिशन मतलब खाना खाना, इंजेस्ट करना। डिफिशिएशन मतलब एक्सक्रीशन, एक तरह से हम बोल सकते हैं खाने का एक्सक्रीशन। तो ये प्रोसेस क्या है, इसमें कौन से रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, इसका मैकेनिज्म किस तरह से है, ये आपको करना है। उसके बाद एट्थ है एक्सप्लेन ACTH, दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेशन के टाइप्स, किस तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एनारोबिक, है ना। जो भी आपके बुक में दिया है आप उसको पढ़ लीजिए। फिर मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, तो ब्रेन में कौन से सेंटर में रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है, किस तरह से होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का किस तरह से रेस्पिरेशन पे अफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, आपको करना है। उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अंडररेटेड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत बार रिपीट हुआ है। मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर 5 हेड्स आते हैं कुछ तो भी, तो आप जो भी है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनकी आपको फंक्शनल एनाटॉमी पढ़नी है। फंक्शनल एनाटॉमी मतलब क्या, कि स्ट्रक्चर्स के नाम लिखते हुए उनके फंक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना। आपके लेवल पे, जिस तरह से आप अभी BAMS फर्स्ट ईयर में है, तो आपको 12th से तो थोड़ा हाई लेवल रखना है उसका, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 12th ही छाप के आ गए, है ना। तो इस तरह से आपको फंक्शनल एनाटॉमी लिखनी है सेंट्रल नर्वस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। उसके बाद आपको पैनक्रियास की फिजियोलॉजी पढ़नी है। पैनक्रियास किस तरह से, उसका एक्सोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है। अब ये एक्सोक्राइन पार्ट कौन से डाइजेस्टिव हार्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, वो किस तरह से मेटाबोलाइज करते हैं हमारे खाने को, किस तरह से खाने को तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ जो है जो हमारा एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस 1% पार्ट होता है पैनक्रियास का, उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सेल्स, इनके क्या फंक्शंस है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद 14th है मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, है ना। तो इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। उसके बाद 15th है तुम्हारा ब्रेन की फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पढ़ना है कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं बेसिकली, उनमें क्या क्या और सब
पार्ट्स है और उन सब पार्ट्स का एक एक करके आपको फंक्शन अच्छे से देखना है। देखो फिजियोलॉजी मतलब एक प्रकार से फिजियोलॉजी आपको कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, फंक्शनल एनाटॉमी होती है, यही होता है जनरली फिजियोलॉजी में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है गैसियस एक्सचेंज ऑफ एंड ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब एल्वियोलाई के लेवल पे जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस तरह से होता है, कौन से 3 मेम्ब्रेन्स यहाँ पे ब्लड वेसल और एल्वियोलाई के बीच में तैनात रहती है ना, और किस तरह से कहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर है, कितना पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, और किस तरह से सेल मतलब एल्वियोलाई टू टिश्यू और टिश्यू से फिर से एल्वियोलाई और फिर लंग्स, इसका जो कनेक्शन है जो एनसीईआरटी क्लास 11th में दे रखा है, आपने वो भी अगर करके गए तो आपका डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। मैं भी वही करके गया था, वहाँ पे बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया है, उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। रेस्पिरेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से दिया है एनसीईआरटी में, आप वही पढ़ के जा सकते हैं। उसके बाद वाइटामिन्स, वाइटामिन्स आपको करना है, वाइटामिन्स इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अगर इससे रिलेटेड आपको ट्रिक चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, आपको ट्रिक आ जाएगी, या फिर आपको मुझसे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं भी आपको अगर मुझसे संभव हो पाया तो ट्रिक का वीडियो बना दूंगा। उसके बाद 18 है टाइप्स ऑफ नर्व्स एंड देयर फंक्शन, है ना, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, जो भी नर्व्स है उनके टाइप्स और उनके फंक्शन, कौन सी नर्व का क्या फंक्शन है, मतलब ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाइए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम्स, जैसे कि मतलब पार्चुरेशन के टाइम पे जो बेबी है वो मतलब बर्थ कैनल की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करता है, उससे और पिट्यूटरी को शायद सिग्नल जाता है और वो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करता है, ऐसा कुछ तो भी है, तो वो है पॉजिटिव का ये है। और किडनी में हमारा जो चलता है एक उसमें मैकेनिज्म है मेरे हिसाब से, उसमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे पढ़ के बहुत टाइम हो गया है ना, रिवीजन भी नहीं हुई मेरी बहुत टाइम से, मैं हो गया ना मेरा फर्स्ट ईयर, फिर भी आपके लिए मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता रहता हूँ, ताकि आपको मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट हमें करना है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन क्या होता है ना, हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। आप तो अभी बहुत समझदार है ना, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, आप खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी, देखो इनमें से जितने भी पार्ट आपने एनाटॉमी के लिए पढ़ा है ना, तो आपको डायग्राम अगर आते हैं तो फिजियोलॉजी में भी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं किसी पे एनाटॉमी में ड्रॉ करना है, फिजियोलॉजी में भी ड्रॉ करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपका थ्योरी पार्ट होना चाहिए वहाँ पर, और एक्सप्लेन अच्छे से आपको करना है, और डायग्राम में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद सेल फिजियोलॉजी आपको पूरी करनी है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये आपके लिए ईजी है, इसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, ये आपको देखना है कि जो एंजाइम्स हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम्स की, अलग अलग मतलब पैनक्रियाज में कुछ एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, स्टमक के कुछ एंजाइम्स है, कौन से एंजाइम का क्या फंक्शन है ना। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के बताइए कि हीमोलिटिक एनीमिया क्यों होता है, किस तरह से होता है। हिंट देता हूँ, स्टमक में कुछ उसका फिजियोलॉजी एक्सप्लेंड है। तो हीमोलिटिक एनीमिया किस तरह से होता है वो आप मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रिलेशन है वो एक्सप्लेन करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए उससे रिलेटेड, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रेनिन वगैरह ये सब चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट है, RENNIN और RENIN ये दोनों अलग है, एक हमारा स्टमक में है और एक हमारा वो रास मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम वाला, तो इसमें भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो अगर आपको डिफरेंस पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, आपको देखना है, उसके साथ साथ उसके फंक्शन, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। सो दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो, ये 25 टॉपिक्स अगर आप करके जाएंगे, मुझे लगता है मेरा प्रेडिक्शन ये है इसमें से क्वेश्चन आपको आने चाहिए मॉडर्न के। बाकी आप तो समझदारी है, आपको पता है किस तरह से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो अगर देखा नहीं देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।